ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ सतविंदर सिंह ਵੱਲੋं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। आज जो मैं अक्सर आपके साथ बात करता हूँ, पहले तो पंजाबी में करता था, पर आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद है तो उनको पंजाबी शायद इतनी समझ ना आए, तो इसलिए मैं हिंदी में आज बात करूंगा। तो मेरी हिंदी थोड़ी सी पंजाबी स्टाइल की होगी, तो आप लोग बर्दाश्त करें। तो मेरे साथ मैं, क्योंकि मेरे साथ ही है, तो इसलिए मैं पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि मेरे साथ कौन है। तो बहुत सारे लोगों को जो पंजाबी टीवी देखते हैं, इनकी वीडियोस जरूर देखी होंगी उन्होंने। मिस्टर सुरेश मोहन सेमवाल, तो ये बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेटर स्पीकर हैं और लाइफ कोच हैं। और मेरे हिसाब से पंजाबी टीवी जिन्होंने भी देखा है, और लाखों करोड़ों लोगों ने इनकी वीडियोस पंजाबी टीवी के थ्रू भी देखी है। और इनका जो स्टाइल है बात करने का बड़ा यूनिक है, और अगर किसी ने मिस की है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और आप सुरेश जी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर भी आप इनको देख सकते हैं। और रोज ही तकरीबन जो नई नई वीडियो डालते हैं, तो आपकी जिंदगी जरूर चेंज होगी। और लाइट मूड में ये बात करते हैं, तो आज देखते हैं कैसे बात करते हैं। तो सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी कनाडा में। तो वेलकम, नमस्कार आपको। तो थैंक यू जी, थैंक यू सतविंदर जी, थैंक यू। थोड़ी बहुत पंजाबी मैंने समझ आ जाती है, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਟੂਟੀ ਫੂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। बट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी, थैंक यू। चलो अब हिंदी में ही बात करते हैं, कोशिश क्योंकि हिंदी में मैंने देखा कि ऑडियंस ज्यादा है, आपकी भी ऑडियंस ज्यादा है, तो हिंदी बोलने में हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी पढ़ी हुई है और बोलने की प्रैक्टिस होती है। आपको पता है हिंदी और पंजाबी दोनों मिक्स हो जाती है, जब पंजाबी बंदा जो हिंदी बोलता है तो बहुत क्लोज है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो सुरेश जी, जैसे आज हम बात करेंगे, वैसे आपसे टिप्स लेंगे कि हैप्पीनेस क्या है और कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, सक्सेस क्या है, इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। पर उससे पहले ये मैं आपको जरूर पूछना चाहूंगा कि आपकी जो लाइफ कोच की जो जर्नी है, ये कब से स्टार्ट हुई है और कैसे कैसे आप, और अब थोड़ा सा थोड़े से लफ्जों में थोड़ा टाइम लेके आप जरूर अपनी इंट्रोडक्शन जरूर दें प्लीज। सतविंदर जी, अब मुझे 20 साल हो गए हैं जी ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पब्लिक स्पीकिंग करते हुए। जी जी। 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है वैसे तो, लेकिन ये 20 साल मतलब मेरे हिसाब से तो 20 दिन के जैसे निकल गए हैं, बिकॉज ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें रोज आप नए नए लोगों से मिल रहे हो, ज्यादातर आप नई नई जगह जा रहे हो, ज्यादातर नए नए टॉपिक्स पे बात कर रहे हो। तो ये पिछले जो 20 साल की मेरी जो जर्नी है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की, पब्लिक स्पीकिंग की, मतलब बहुत फुलफिलिंग जर्नी है, बहुत आनंद वाली जर्नी रही है। और जैसा कि आपको तो खैर पता ही है कि मेरा जो वो तरीका है लोगों से बात करने का, हम किसी भी चीज को ना वो बोरिंग नहीं बनाते, और डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से जब कनेक्ट करते हैं तो ये इतना फन फील्ड रहा है पिछले 2 दशकों का एक्सपीरियंस की बस रब दी मेहर है जी। आनंद आ रहा है। हम इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी है। जब आपसे मैं मिला था तब तो खैर तब मेरा एसोसिएशन, उस मेरी जो भी करंट संस्था है वो मैंने बाद में बनाई थी। तो आज हमारी संस्था जो है, हमारे पास 50 से ज्यादा कॉर्पोरेट स्पीकर्स हैं जो हमारे पैनल में हैं। और हिंदुस्तान की ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं होगी जिसका नाम मतलब आप जानते हैं और वो हमारा ग्राहक ना हो, चांसेस थोड़े कम हैं, और नहीं होगा तो उसको बनाएंगे आगे। सो इट्स बीन गोइंग ग्रेट, रब दी मेहर है जी। और आपको कुछ पूछना है तो आप बताओ। नहीं, बहुत आपने अच्छी बात बताई है। तो 20 साल के जो इतना लंबा समय जो होता है ना, आपने 20 साल लोगों के सामने बोलना है, उनको मोटिवेट करना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और एक्चुअली जो मोटिवेटर स्पीकर होते हैं ना, मेरी मेरी जो सोच है वो ये है कि वो एक संत की उपाधि मिलनी चाहिए उनको, ठीक है। क्योंकि वो भी दुख हरण करते हैं, तो आप भी दुख हरण करते हैं, लोगों की समस्याओं का सोल्यूशन सुझाते हैं। तो लोग अगर उसके ऊपर काम करते हैं, एक्ट करते हैं, तो एक, क्या आप इस बात से सहमत हो कि एक जो लाइफ कोच होता है वो एक सेंट ही होता है?
ना जी ना, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच कोई संत होता है। कुछ नहीं संत होता है जी। देखो, मैं बाकियों के बारे में नहीं टिप्पणी कर सकता, मैं अपना बताता हूँ आपको। मेरा बड़ा सिंपल है। मेरे जो एग्जाम्पल हैं, जो मेरी बातें जो लोगों को लगती हैं कि वाह यार, ये तो हमारी जिंदगी की बात है, देखो वो इसलिए है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की एक्चुअल बात बता रहा होता हूँ। हाँ, तो जब मैं अपनी जिंदगी की कोई बात बताता हूँ ना, तो उसमें मेरी कन्विक्शन होती है क्योंकि वो मेरे साथ हो रहा है। ओके, वो मेरे साथ हो रहा है। जैसे मैं बहुत से एग्जाम्पल फैमिली के देता हूँ, तो फैमिली के मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली में ये सब होते हुए देखा है ना। जी जी। तो मैं कोई किसी और के घर के चीजें देखकर एग्जाम्पल नहीं दे रहा होता, इसलिए मुझे कन्विक्शन होती है। और बाद में फिर मुझे पता चला कि जो चीजें हमें लगता है सिर्फ हमारे साथ हो रही हैं, वो एक्चुअली सबके साथ हो रही होती हैं। बिल्कुल। भाई, हर एक बंदे को अपनी पत्नी से समस्या है ना। दूसरी की पत्नी से तो किसी को समस्या नहीं हुई आज तक। तो हमें लगता था यार मेरा ही झगड़ा होता है पत्नी के साथ, मेरी ही बात नहीं समझ में आती। बाद में मुझे पता चला किसी को नहीं समझ आती। तो फिर उससे क्या होता है कि लोगों को ना एग्जाम्पल कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आप अपना एग्जाम्पल, तो कोई संतवंत नहीं है साहब। वो जो अपने जीवन की बातें हैं उसको दूसरों के सामने इस तरीके से रख देते हैं। रब दी मेहर होती है कि आप कुछ कहते हो, लोगों को समझ आ जाता है, अच्छा लगता है। तो इससे ज्यादा इसमें कोई ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं। मैं दूसरों के नहीं कह रहा जी, दूसरे हो सकता है संत हो। हाँ, दूसरे हो सकता है, पर मैंने अपनी क्लैरिटी है, मैं कोई संतवंत नहीं हूँ। अपने भी रोजमर्रा के वही झंझट है जो आम आदमी के होते हैं। तो आप तो डर रहे हैं कि कल लोग आपको जो मत्था टेकने ना आ जाए। नहीं बाबूजी, नहीं नहीं, तो जो संत काम ना कर ना रहे हैं कि उसमें बाधा ना पड़ जाए। ना तो ना ना, संत ना वैसे है, चलो बहुत आप जो बढ़िया। भी कहें, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, तो क्योंकि जब आपने बोलना होता है ना, ऑडियंस के सामने बोलना होता है, कि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि मैंने कुछ बोलना है। उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनका कहीं कोई काम अड़ गया है, रुक गया है, तो उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, सक्सेस नहीं मिल रही, तो उनको मैंने सोल्यूशन बताने हैं। तो जो आपके पीछे बुक्स पढ़ी हैं, और ऐसी हजारों बुक्स आपने पढ़ी होती हैं, और हजारों ही आपने समस्याएं जो एनालाइज की होती हैं, उनका सोल्यूशन बताया होता है ना। तो वही चीज जो आपको एक बाकी लोगों से जो अलग बना देती है। हाँ, ये जरूर होता है सतविंदर जी, क्योंकि अब आपका पेशा ये होता है तो आपको पढ़ना ही होगा। आपका जब पेशा यही होता है तो आप ऑब्जर्व ज्यादा करते हो। जैसे मैंने कहा कि मैं ना दूसरों से ज्यादा अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करता आदमी, कि यार मैंने इस वक्त ये क्या कह दिया, अच्छा ये जो मैंने कहा था इसके पीछे मेरा क्या वजह थी। ओके, तो आप अपने बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करते हो। तो होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप ये बार बार करते हो, तो थोड़ा सा निखार आ जाता है जी आपके व्यवहार में और बाकी सब चीजों में। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कह रहा हूँ जी, संत नहीं हूँ जी मैं। मतलब उसके कहीं आजू बाजू भी नहीं हूँ। देखो, ये भी चलो हमारी हम जिम्मेदारी है सतविंदर जी, मैं अपनी समझता हूँ, बाकियों का मैंने नहीं पता। जी। मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं ना कोई झूठ ना बोलूं अपने श्रोताओं के साथ। नहीं, बिल्कुल सही भले ही बात उनके आपकी। भले के लिए हो, पर अगर मैं सपोज उनको कोई झूठ बात बोलूं अपने बारे में या वो, तो वो जो है वो फिर उनके साथ धोखेबाजी हो जाएगी, वो ठीक नहीं। जी। राइट। तो हम हाँ कोशिश करेंगे कि आपसे लगातार कुछ प्रोग्राम करें और कुछ बातें आपसे करें, तो जो आपके पास ज्ञान है उसका दिया जले, और लोगों की जिंदगी में उसकी रोशनी हो किसी वजह से। तो आज हम डिसाइड किया था कि हम हैप्पीनेस और सक्सेस के ऊपर बात करेंगे। तो आप हैप्पीनेस, खुशी, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस? जहाँ एक शख्स की लाइफ में हैप्पीनेस क्या हो सकती है? देखिए, हैप्पीनेस वैसे तो लोग अलग अलग तरीके से हैप्पीनेस को बताते हैं, लेकिन कंफ्यूज होते हैं लोग। कई बार ना लोग प्लेजर को सिर्फ हैप्पीनेस समझते हैं। ओके। प्लेजर प्लेजर को हैप्पीनेस समझते हैं लोग, लेकिन प्लेजर हैप्पीनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को मीठा पसंद है, तो हम्म। जैसे ही वो रसगुल्ला खाता है वो कहता है जी आई एम फीलिंग हैप्पी। हम्म। और हैप्पी फील कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, उसके जो टेस्ट बड है उसको हम्म। अच्छा महसूस हो रहा है। उसके शरीर की जो जीभ, और शरीर में भी खाली जीभ, हम्म। अंदर का जो बाकी सारे पुर्जे हैं वो तो गालियां देंगे थोड़ी देर वो बाद। तो खराब ही हो लेकिन ये जाएगा। जो जीभ आनंद लेगी, उसको लगेगा जीवन में मेरे को हैप्पीनेस आ गई है। लेकिन हम्म। उसको ना उस वक्त हैप्पीनेस आई है जब वो 4-5 रसगुल्ले खा लेगा। और अब वो डिपेंड करता है किस उम्र में खा रहा है। उसके बाद जो अंदर की किडनी, लिवर, कोलेस्ट्रॉल, वो बाकी अपना कार्यवाही करेंगे।
तो फिर उसकी वो जो सो कॉल्ड जो 1 सेकंड की हैप्पीनेस आई थी, काफी वर्षों की पेन में बदल जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली लोग हैप्पीनेस को शारीरिक जो आनंद है ना, उससे कनेक्ट करते हैं कई बार। ओके, तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी मतलब थोड़ा बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। हैप्पीनेस टू माय माइंड अगर आप देखें, ध्यान से सोचें, तो 3 चीजों से, अगर किसी चीज के जीवन में 3 चीजों का संगम है, वो बंदा खुश ही है, चाहे दुनिया उसके बारे में कुछ भी कह रही हो। पहला पहला तो है कि आपके शरीर में कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर शरीर में रोग है तो फिर वो खुश रहना और बाकी सब चीजें बाकियों की तुलना में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पहला तो थोड़ी निरोगी काया जितनी हो, फर्स्ट इज दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड, लाइफ में ना वो होनी चाहिए सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, देखो एक बंदे के पास जैसे करोड़ रुपए हैं बैंक में, लेकिन वो कह रहा है जी मेरे पास 1 ही करोड़ है, 10 करोड़ होने चाहिए थे। तो ये आदमी 9 करोड़ से गरीब महसूस करता है रोज। 1 करोड़ बैंक में होते हुए 9 करोड़ से गरीब है। ओके, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 करोड़ का टारगेट ना रखो, वो नहीं मैं कह रहा, वो आप रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। लेकिन जो अपने पास है पहले उसमें आनंद तो आ रहा हो आपको। बिल्कुल। और जिसको 1 करोड़ में आनंद नहीं आ रहा, 10 करोड़ में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी। जैसे आपने देखा होगा, मुझे नहीं पता कनाडा में कैसे होता है, पर हिंदुस्तान में क्या होता है जी, बंदा थोड़े बहुत भी पैसे कमाता है ना, तो सबसे पहले वो जहां भी रह रहा है वो मोहल्ला चेंज कर लेता है कि अब मैं थोड़ा बेटर मोहल्ले में जाऊंगा। अच्छा, फिर होता क्या है, वो जिस बेटर मोहल्ले में जाता है, वो क्योंकि बेटर मोहल्ला है, वहां उससे फिर रईस लोग होते हैं। अच्छा, तेरे पास 1 गाड़ी है तो पड़ोसी के पास 2 होती हैं, क्योंकि अब आप बेटर मोहल्ले में आ गए हो। तो बंदा फिर ज्यादा पैसे कमा करके फिर गरीब महसूस करने लग जाता है वहां जाके। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम स्कूल में होते थे तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होता था, सपना क्या होता था कि किसी दिन हवाई जहाज में जरूर बैठना है। मैं और मेरा दोस्त है सतिंदर, तो वो भी हमारा पंजाबी फ्रेंड है। तो हम दोनों का एक ही सपना था, कहते यार चाहे जो मर्जी करिए पर एक बारी जरूर प्लेन में बैठना, एक बारी, मतलब दैट यूज्ड टू बी द गोल, राइट। लेकिन अब देखो जी, आप और मैं लोग अब लगभग हर दूसरे दिन सफर करते हैं प्लेन में। आपको पता ना, प्लेन में भी सफर करते हुए गरीबी का एहसास होता है। क्यों? अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं कर रहे तो फिर वो भेड़ बकरी वाली क्लास लगती है। इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं आप, अच्छा, फिर बिजनेस क्लास में इंटरनेशनल, तो फिर प्रीमियम क्लास में ट्रेवल नहीं कर रहे तो झंझट है। अच्छा, चेक इन के टाइम पे कई बाबूजी दन दन करते हुए निकल जाते हैं, वो पूरी लाइन में नहीं लगते। तो एयरपोर्ट पे भी बंदा जो इकोनॉमी क्लास की टिकट ले रहा है वो गरीब महसूस कर सकता है, पता है। बिल्कुल। तो फिर कोई सीमा है नहीं, इसकी कोई सीमा है नहीं। तो सेटिस्फैक्शन जिसको लाइफ में रब दी मेहर हो गई है, सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप आगे के बारे में लक्ष्य नहीं बनाते। सेटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है कि जो प्राप्त है वो प्रसाद है, वो पर्याप्त है, उसका भी आनंद लेना चाहिए। तो ये सेटिस्फैक्शन होता है। और सेटिस्फैक्शन सारी जिंदगी के लिए नहीं होता, सेटिस्फैक्शन इज फॉर द डे। जैसे आज रात को जब मैं सोऊं तो मुझे आज के दिन की संतुष्टि होनी चाहिए। और वैसे भी देखो जी, जब आज रात हो गई है, आज का दिन तो मैं रिवर्स कर नहीं सकता ना, तो जो मिल गया है उसमें सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। ओके, अगले दिन के लिए अच्छा टारगेट होना चाहिए। तो सेकंड कंपोनेंट इज सेटिस्फैक्शन। तो जिस बंदे की जिंदगी में हेल्थ है, दूसरा उसके यहां पर रात को सेटिस्फैक्शन होती है, और तीसरा जिस आदमी के पास जीवन में कोई पर्पस है, मीनिंग है। आप देखो, जो भी आदमी समाज सेवा के काम कर रहे हैं, आप देखो जरा अपने आसपास, आपके एरिया में भी बहुत होंगे, हो सकता है आप भी करते हो सत्येंद्र जी। जो लोग भी समाज के बारे में सोचते हैं, अपने घर के अलावा कोई बड़ा कारज हाथ में लेते हैं, आप देखो साहब वो हमेशा आनंद में रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो जितना मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरा घर, आप ज्यादातर उनको दुखी पाओगे। हाँ, क्योंकि ये कहानी तो किसी की आज तक सेट हुई नहीं है। हाँ, तो ये 3 चीजें। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आपने बात की है कि अगर सोशल सर्विस आप करते हैं तो आपको जो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस ज्यादा मिलती है, और ये सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आपको कुछ इतना कमाने पे नहीं, आपको जो जितने मर्जी पैसे दो, आपकी लोड नहीं पूरी हो सकती कभी भी, है ना। हम चाहे कनाडा में भी बैठे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि एनआरई लोग जो है ना, अपने पिछले गांव में, अपने कम्युनिटी में पैसा बहुत भेजते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास पैसा सरप्लस होता है।
हम इसलिए भेजते हैं कि चलो हमारी तो कभी जरूरत पूरी होगी, मैं $100 भेज दूंगा तो वो 500 $5000 रुपीस बन जाएगा, तो बहुत सारे लोगों की समस्या हल हो जाएगी। तो उससे आपको जो है ना खुशी मिलती है। तो दैट मीन्स कि देने से ज्यादा खुशी मिलती है, और इकट्ठा करने से जो कभी भी आप पे बोझ ही बनता है, बेसिकली आप पे बोझ ही बनता है। तो बाकी बिल्कुल आप तो सही। वैसे बोल रहे थे कि इंडिया में और कनाडा में कोई फर्क होगा, फर्क कोई नहीं होता। हम इधर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर तो हमारा इंडिया वाला ही है। जो एक मोहल्ले की है, जैसे आप बात करते हो कि हाँ जी। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जब इंडिया में थे तो तब भी हम मिडिल क्लास थे, तो हम कनाडा में आ गए तो भी मिडिल क्लास ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग और अमीर हैं, जो जहाँ से गोरे हैं, जंपल है, जहाँ के हैं, तो उनके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, वो 5 स्टार होटल में जाते, हम नहीं जाते। तो वो मतलब एज कम्पेयर टू आपकी सराउंडिंग है, जो आप फिर उसी क्लास में ही रहते हो जब तक आप कोई और तरीका नहीं अपनाते उसको अचीव करने का, नेक्स्ट स्टेज को अचीव करने का। तो बिल्कुल आपने सही। सही बातें बताई हैं कि और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हैप्पीनेस के बारे में? देखिए इसके बारे में मेरा तो जो समझ है मैंने आपको बताया। देखिए इसके अलावा ना हार्वर्ड की एक स्टडी हुई है हैप्पीनेस के बारे में। हम्म आपने सुना होगा उस स्टडी के बारे में, द लॉन्गेस्ट स्टडी इन द हम्म हिस्ट्री ऑफ रिसर्च, ओके। द लॉन्गेस्ट स्टडी ऑन हैप्पीनेस एंड लॉन्जेविटी हम्म हार्वर्ड ने की है। अभी भी वो स्टडी कंटिन्यू है, 70 साल से ज्यादा से चल रही है। जी जी। तो उन्होंने जो स्टडी की है उसका जो नतीजा आया ना जी, आपको हैरानी होगी सुन के। 2 नतीजे निकले हैं उनके 70 साल से ज्यादा की स्टडी के, कि हम्म आदमी के जीवन में खुशी और आयु कैसे हम्म, बढ़ती है। जी। तो कह रहे जी 2 ही कारण पाए हैं हमने 70 साल की रिसर्च में। पहला, हम्म क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, जी। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, हम्म और दूसरा क्वालिटी ऑफ योर सोशल लाइफ। हम्म, ठीक है जी। बिल्कुल बस ये बिल्कुल। दो। हम्म बाकी आप दारू पीते, कम पीते हो, ज्यादा पीते हो, उससे नहीं फर्क पड़ रहा। हम्म आप दौड़ रहे हो ज्यादा, कम दौड़ रहे हो, उससे नहीं फर्क पड़ रहा है। जी। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड क्वालिटी ऑफ योर सोशल लाइफ, हम्म जिनकी ये 2 चीजें अच्छी हैं, हम्म वो जीवन में लंबे समय भी जीते हैं और खुश भी रहते हैं। ये हार्वर्ड की स्टडी कह रही है। जी, बिल्कुल आपने सही बात बताई है। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें हम्म और जीवन में रात को सोते समय यहाँ पर सेटिस्फैक्शन हो। देखिए हम्म रात को सोते समय यहाँ सेटिस्फैक्शन कब होती है? तब हम्म होती है जब आपने अपने आज के दिन में दिल लगा के मेहनत की हो। हम्म जो आप कर सकते हैं वो आपने किया हो, ना सिर्फ अपने काम के लिए, हम्म, अपने संबंधों के लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी। आप जो कर सकते थे वो आपने किया हो। देखो संतुष्ट तो कोई नहीं होगा आपसे कभी भी 100%, बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर यहाँ पर रात को सोते समय शांति होनी चाहिए कि भाई मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। अपने कार्य के क्षेत्र में भी किया, अपने परिवार वालों के लिए भी किया, अपने समाज वालों के लिए भी किया। अब हुआ कितना वो रब पे डिपेंड करता है, पर मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था मैंने किया। तो ये बिल्कुल। सेटिस्फैक्शन अगर शाम को है और आपका शरीर स्वस्थ है और आप किसी बड़े गोल के लिए काम कर रहे हैं जिसमें आपके और आपके परिवार के अलावा बाकियों का भी फायदा होगा, तो आपको आनंद आता है। इसीलिए जैसे आप कहते हैं ना, मैं संत नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी होती है जी, जब मुझे हम्म मैसेजेस आते हैं जी कि आपका वीडियो देखा तो मैंने ये सीखा, आपका वीडियो देखा तो मैंने जीवन में ये आया जी। जब भी मैं उदास होता हूँ आपका वीडियो देख लेता हूँ। तो अब हम्म, ये जब सुनने को मिलता है ना कि चल यार मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे तो जी बोलने की फीस मिलती है, लेकिन चलो उनको भी फायदा होता है लोगों को, तो उससे एक बड़ी आत्मा को ना जी तृप्ति सी मिलती है। जी। तो बस फिर आनंद है जी जीवन में। ठीक है। तो एक जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, क्या हम उसको सक्सेस के साथ रिलेट कर सकते हैं कि सक्सेस मिलती है तो बंदा हैप्पी हैप्पी हो सकता है, तो जहाँ पे इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है? मेरे ख्याल से जी उल्टा सच है। अच्छा। अगर बंदा खुश रहता है तो तो फिर कामयाब है। हाँ, कामयाब होने से खुश होता है ये तो जरूरी बड़ा है। मुश्किल है जी। देखो आपने भी जीवन काफी देख लिया है, मैंने भी देख लिया है भाई। कामयाबी की निशान, कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? अचीवमेंट ऑफ गोल। हम्म अचीवमेंट ऑफ गोल। हाँ, जब मैं अपना मकान बना लूंगा तो खुश होऊंगा, जब हम्म मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, जब मेरा बेटा हो जाएगा, मेरी बेटी हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, जब मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा तो खुश होऊंगा, या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो खुश होऊंगा। यही है ना गोल। जी जी।
लेकिन अब समस्या क्या है कि अगर ये सारे गोल भी जोड़ दो आप एक जीवन के, तो मुश्किल से 20-25 गोल हैं आदमी के, जो ढंग के गोल हैं। तो 80 साल के जीवन में 20 गोल, 20 खुशी आनी है। एवरेज कितनी खराब है, 4 साल में एक आएगी है। और वो भी कितनी, वो खुशी कब होती है, जैसे एक बंदा सीईओ बन गया है, और जब उसका सीईओ का लेटर मिलता है उस टाइम उसको खुशी होती है। जैसे ही कुर्सी पे बैठता है, फिर जो सीईओ के सर में जो सरदर्द हैं वो शुरू हो जाते हैं ना। अच्छा, लोगों को क्या लग रहा है कि जब मेरा डेजिग्नेशन बड़ा होगा तो जिंदगी आसान होगी। जिंदगी आसान थोड़ी होती है, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। जब कोई पंचायत का इलेक्शन लड़ता है, सरपंच बनता है, तो उसके जीवन में दूसरे तरीके के झंझट हैं। एमएलए बन जाएगा तो झंझट बढ़ते हैं, कम थोड़ी होते हैं। बिल्कुल, है कि नहीं? तो सक्सेस पाके खुश होगे 1-2 सेकंड के लिए होगे, लेकिन जो आनंद है वो तो प्रोसेस में है कि नहीं? मैं जब सीईओ बनना चाहता हूं, उसके लिए जब मैं दिन रात अपने काम में मेहनत कर रहा हूं, अपनी संस्था का मुनाफा बढ़ा रहा हूं, अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध बना रहा हूं, ये सब कब होगा? जब मैं खुश रहता हूँ। अपने काम में भी दिल तभी लगाऊंगा, लोगों के साथ भी ढंग से बातचीत तभी करूंगा ना। तो उल्टा सच चाहिए सतविंदर जी, कि जो बंदा खुश रहेगा वो काम ढंग से करेगा, लोगों से बात ढंग से करेगा, उसके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कामयाबी उसके लिए बाय प्रोडक्ट है जी। तो वैसे वैसे जब हम वैसे जो होता है कि सक्सेस एक बड़ा टॉपिक रहता है हमारी लाइफ में, खास करके जो लोग नौकरी करते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो सक्सेस 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 मतलब बहुत मतलब उसकी बातें होती हैं। तो आपका भी मेन रोल यही रहता है कि आप लोगों को कैसे एनकरेज कर सकते हैं, हाउ टू अचीव द सक्सेस। तो कैसे हम इसको समझें कि किस चीज को हम सक्सेस मान सकते हैं लाइफ में? देखिए, जिम रॉन साहब ने एक डेफिनेशन दी है सक्सेस की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। डिक्शनरी तो यही कह रही है ना, सक्सेस की डेफिनेशन डिक्शनरी की तो यही है, अचीवमेंट ऑफ गोल। लेकिन एक साहब हुए जिम रॉन, आपने जरूर उनका नाम सुना होगा। जो एंथनी रॉबिन्स नहीं है, टोनी रॉबिन्स, उसका जो गुरु था। तो जो उसका गुरु था वो था जिम रॉन, जिसके पास उसने ये काम सीखा था। तो जिम रॉन कहता था, सक्सेस इज समथिंग दैट वी अट्रैक्ट बाय द पर्सन वी बिकम। कामयाबी एक ऐसी चीज है जो हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, किसके द्वारा? बाय बिकमिंग अ बेटर पर्सन। देखिए, कामयाबी तो बाय प्रोडक्ट है। किस चीज का? आप अपने पे काम करते हैं, अपने को निखारते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, अपना स्किल बढ़ाते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाते हैं, अपने संबंध बेहतर करते हैं, बेहतर लोगों के साथ आप ये सब करते हैं ना, तो इसका नतीजा कामयाबी है। तो अगर आपको कामयाब होना है तो आपको फोकस इन चीजों पे करना है। कामयाबी बाय प्रोडक्ट है जी। भाई, मुझे दिल्ली से कनाडा आना है, तो मुझे फोकस किस पे करना है? मेरे को टिकट के पैसे जमा करने हैं। बिल्कुल, टिकट के पैसे जमा करने हैं। ऐसी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेरे में, ऐसा कोई स्किल होना चाहिए कि कनाडा की गवर्नमेंट मुझे बुलाना चाहे, या अगर मैं वहां चला जाऊं तो मुझे वहां रखना चाहे। तो मैं अगर उस चीज पे काम करूं, अच्छा मेरा नेटवर्क हो, अच्छी मेरी क्वालिफिकेशन हो, अच्छे मेरे पास कोई स्किल हो, नॉलेज हो, तो कनाडा क्या कोई भी सरकार बुलाएगी मुझे? जी। तो कामयाबी बाय प्रोडक्ट है अपने को बेहतर बनाने का। तो जो लोग भी काम करते हैं अपने पे काम करें। तो ये मैं बात थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज यू आर ए लाइफ कोच, तो आप नुक्ते जो समझते हैं और समझाते हैं, तो जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं तो उनको भी फायदा होना चाहिए। आपके समय हमारे साथ बिताया आपने। तो सक्सेस, जैसे आपने बोला कि आप कनाडा की एग्जांपल ले रहे हो कि आपने कनाडा आना है, तो दैट मीन्स कि ये आपका गोल हो गया, और उसके लिए आपको जो बेबी स्टेप्स जो है आप उठा रहे हो, तो आप कनाडा पहुंच रहे हो। दैट मीन्स कि आपकी सक्सेस तभी शुरू हो जाती है जब आपको वो बेबी स्टेप्स उठाने शुरू कर देते हो। ऐसा ही आपका कहना? बिल्कुल जी, मैं यही कह रहा हूं कि देखो, गोल जो है ना, 3 तरह के गोल होते हैं जी। एक होता है आउटकम गोल, जिसको लोग सक्सेस कहते हैं। जैसे जिस दिन मैं कनाडा पहुंच गया तो वो मेरा आउटकम गोल अचीव हुआ है। लेकिन देखो, आउटकम गोल 100% आपके और मेरे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में होता है अगले 2 गोल, वो है प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल। प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल जी। लोग गलती क्या करते हैं, मैं कनाडा जाना चाहता हूं, तो कनाडा की तस्वीर आपने अपने सामने लगा ली, वो बहुत अच्छी बात है, आपने लगा ली। पर महाराज, वहां जाने के लिए
चाहिए, जो टिकट चाहिए, टिकट के लिए जो पैसे चाहिए, जो स्किल चाहिए, आईलेट पास करना होगा, उस पे काम करो, तो कनाडा जाने का चांसेस बढ़ जाएंगे। और नहीं तो फिर सतविंदर जी के साथ अच्छी नेटवर्किंग करो, अच्छे संबंध बनाओ, नहीं तो फिर सतविंदर जी लेकर जाएंगे आपको। पर कोई ना कोई काम होगा ना जिसपे काम करोगे तो काम होगा। बिल्कुल। तो लोग क्या करते हैं, वो तस्वीरें लगा के बैठ जाते हैं, ये मेरा गोल है। और गोल नहीं है, ये आउटकम गोल है। प्रोसेस परफॉर्मेंस गोल पे काम करो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, अब जैसे ये कोरोना चल रहा है जी, अब कई बेचारों के वीजे मिले भी हुए थे, वो पढ़ने जा रहे थे, वहां नहीं जा पाए ना पिछले साल। तो आउटकम गोल हर वक्त हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल हमारे हाथ में होता है। इसलिए एज अ लाइफ कोच मैं अपने सारे कोचेस को यही कहता हूँ कि देख प्रभु, वही कर जो तेरे हाथ में है और उसको ढंग से कर, और जो फिर मिल जाए रिजल्ट, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करो, आनंद में रहोगे जीवन में। एक और बात जो मेरे दिमाग में आती है ना, जैसे मान लो कि एक होता है कि कोई भी गोल है जैसे, तो अगर आपको वो चीज मिल जाती है तो वो और बात होती है। अगर आप वो चीज हासिल करते हो मेहनत से, उसकी बात अलग होती है। मान लो ऐसे मेरे दिमाग में एक दिन आ रहा था कि कोई भी आदमी सोचता है यार माउंट एवरेस्ट पे मैं जाना है ऊपर, है ना, तो अगर उसको हेलीकॉप्टर में या किसी भी तरह बिठा के हेलीकॉप्टर में आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे बिठा दो, उसको कोई आनंद नहीं आएगा, ठीक है ना। जो आनंद उसको मतलब डिग 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 के और फिर ऊपर चढ़ने में जो आनंद आएगा वो उसकी अचीवमेंट होगी। तो इसमें भी आपको फर्क समझती हो, कैसे हम समझा सकते हैं लोगों को भाई ये क्या फर्क है भाई, अचीव करना बेबी स्टेप के साथ और ऐसे मिल जाना। जैसे कई लोगों को जो है कि जायदाद मिल जाती है, अपने पेरेंट्स से मिल जाती है, तो वो दैट इज नॉट सक्सेस वी कैन से। See, that can be success from others' perspective. That can be success from others' perspective. दूसरों को लग सकता है कि देखो भाई कामयाब तो है ना, क्योंकि देखो हेलीकॉप्टर से जो आदमी माउंट एवरेस्ट पे गया होगा, खर्चा उसका ज्यादा हुआ होगा ना। अच्छा, वो पहले से कुछ कामयाब होगा तभी वो सीधा हेलीकॉप्टर से चला गया है, इतना टाइम लगा के नहीं गया है। तो दूसरों के एंगल से तो वो आदमी भी कामयाब हो सकता है, लेकिन बात यहाँ हम कामयाबी की उस एंगल से नहीं कर रहे, हम बात करें आनंद की। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आनंद वो जो ट्रैकिंग करके जाने वाले को आएगा, वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले को नहीं आएगा। अब इन दोनों में से कामयाब ज्यादा कौन है, वो पब्लिक डिसाइड करती है। लेकिन जो आनंद की अनुभूति है वो उसको होगी जो ट्रैक करके गया होगा। वो उस चीज की गारंटी है। वो ऐसा ही है, देखता हूँ जी, मैं अपने अपने जीवन में भी देखता हूँ, आपने भी देखा होगा। आप और मैं जीवन की छोटी छोटी कामयाबी जो हमें मिलती है ना, उसमें आनंद ले पा रहे हैं जी। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वो उनको ऑटोमेटिक मिला है, वो उस चीज में सुख का आनंद महसूस नहीं करते। जैसे जैसे हमने तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है जी बचपन में जी, ठीक है जी। अब हमने जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है, ऊपर एंटीना हिला हिला के हमारा टीवी सेट आता था, हमने जब वो देखा है कलर टीवी हमारे लिए अचीवमेंट था। तो आज हमारे घर के हर फ्लोर पे हर बंदे के कमरे में टीवी लगे, तो हम तो अपने आप को कामयाब महसूस करते हैं। लेकिन हमारे पुत्र को लगता है कि अभी ये जब तक इतने इंच का नहीं हुआ तब तक कामयाबी नहीं है। तो हम तो उस कलर टीवी में भी कामयाब महसूस कर रहे हैं, उसको इंच के साथ उसने कनेक्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसने उसको मेहनत करके नहीं अभी पाया ना, इसलिए उसको वो महसूस नहीं हो रहा, जबकि चीज उसके पास भी वही है जो मेरे पास है। लेकिन आनंद मुझे आ रहा है, उसको नहीं आ रहा। उसको आएगा अपने वाला, जो वो मुश्किल वाला अचीव करेगा। बिल्कुल, जो उसको जो चाहिए उसको हासिल करके, चाहे छोटी भी हो, मान लो ये उसको जो प्ले स्टेशन चाहिए तो प्ले स्टेशन मिलेगा तो ही उसको आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, और वो भी आनंद उसको तब ज्यादा आएगा जब वो थोड़ा सा, अगर मैंने उसको ये कहा हो कि भाई ये वाला काम करके दिखा तो मिलेगा, तो ज्यादा आएगा। खाली उसने जिद की और मैंने दे दी, ना ना ना, तब नहीं उसको आनंद आना, तब उसको थोड़ी देर आएगा, क्योंकि उसको वो महसूस नहीं होगा कि ये मैंने प्राप्त किया है। उसको डर भी लगेगा उसको यूज करने में कि यार डैडी ने ले तो दिया, अभी मैं ज्यादा वक्त करूंगा, वो बोलेगा कि इसीलिए मैं लेके नहीं देता था। तो जब अचीव किया आपने तो उसका आनंद जो अलग आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी, आनंद तो उसी को आएगा जो मेहनत से हासिल करेगा, बाकियों के नखरे हो जाते हैं जी। तो थोड़ा सा मैं आपसे और थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूँ कि
जैसे मैंने शुरू में बोला कि हर कोई सक्सेस होना चाहता है, तो सक्सेस होने के लिए क्या क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए? ये आदमी का गोल क्लियर होना चाहिए, और जहाँ उसका माइंड सेट, जहाँ स्किल सेट, क्या 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 चीजें मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए? देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सिंपल करना हो तो मेरे ख्याल से 4D होने चाहिए, 4D। पहला, जिस आदमी को कामयाब होना है, पहली चीज उसके पास होनी चाहिए डायरेक्शन। ओके। डायरेक्शन मतलब प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे मैं कई लोगों को मिलता हूँ जी हमारे प्रोग्राम में ना, कई बार बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं जी कि देखना जी एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। उससे पूछो अच्छा कैसे बनेगा, कह रहे जी वो नहीं पता पर बनूंगा जरूर। यार ठीक है, तू मोटिवेटेड हो रखा है, पर कोई कुछ तो हो, कौन सी फील्ड में होऊंगा, पब्लिक स्पीकिंग में होऊंगा, बिजनेस में होऊंगा, नौकरी में होऊंगा, समाज से, वो किस चीज में होगा, कोई फील्ड तो बता। अच्छा अगर कोई नेता बनना है तो नेता बनना है तो वेरी गुड, तो बता अब नेता बनने के लिए क्या करने वाला है, कौन सी पार्टी का सदस्य बनेगा, कितने सदस्य बनाएगा, कौन से सोशल कॉज को लेगा, कुछ तो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो पहले कोई डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपने जाना कैसे। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आपके पास फुल प्रूफ डायरेक्शन होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बिल्कुल परफेक्ट प्लान ही होता है शुरू में, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कोई तो प्लान होना चाहिए ताकि अगर उसमें कोई गलती हो तो बाद में आप उसको सुधार लें। तो पहली चीज जो चाहिए मेरे ख्याल से वो है डायरेक्शन। अच्छा अगर आपके पास नहीं है डायरेक्शन, किसी से पूछ लो। वो जो मेरा वीडियो आपके चैनल पे बहुत है, पूछ के देख लो। पूछ के देख लो। हाँ नहीं समझ आती पूछ लो, बस ध्यान ये रखना है कि ढंग के बंदे से पूछो है? तो पहला है डायरेक्शन, अगर नहीं है किसी से पूछ लो, नंबर 1। नंबर 2, डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब लोग अलग अलग चीजें समझते हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है आदमी डेडिकेटेड है या नहीं है पता चलता है सेक्रीफाइस से। सेक्रीफाइस से देखो, हर आदमी कामयाब होना चाहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कामयाब होना चाहना अलग बात है, फिर हो जाना अलग बात है। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जिस भी मुकाम पर हम लोग पहुंचे होंगे, हमने कुछ त्याग किए हैं जी, बहुत त्याग किए हैं, राइट। अपना फैमिली से टाइम निकालना पड़ता है, अपना कई बारी, अच्छा कईयों को तो अपनी हेल्थ भी गंवानी पड़ जाती है कई चीजों में, से बाहर आने पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, बाहर कंपटीशन हैंडल करना होता है, क्रिटिसिज्म हैंडल करना होता है, बहुत सी चीजें, अच्छा अपनी ईगो सेक्रीफाइस करनी होती है, बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी होती हैं। तो डेडिकेशन का मतलब है सेक्रीफाइस। कोई भी ढंग का गोल बिना त्याग के आज तक अचीव हुआ नहीं, कोई भी ढंग का गोल बिना त्याग के आज तक अचीव हुआ नहीं है, किसी का नहीं हुआ है। हमारे 10 के 10 गुरुओं की आप अगर जीवनी देख लो साहब, जो सेक्रीफाइस, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस हमारे गुरुओं ने किया है, मुझे तो और कहीं ऐसी कोई एग्जांपल मिलता नहीं है जी, राइट। सो डेडिकेशन पता चलता है जब आदमी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। हर बंदा कहता है जी मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, हेल्दी तो होना चाहता है पर वो मीठे का त्याग करना होगा। बिल्कुल वही मैं सोच रहा था, अगर आप अपनी बॉडी पे भी ले लो, सिंपल सा गोल, हर कोई चाहता है मेरा वेट कम हो जाए, पेट कम हो जाए, और उसके लिए त्याग क्या करता है, वो नहीं कुछ करना। हाँ बस 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 तो सेक्रीफाइस बड़ा जरूरी है जी। सेकंड इज डेडिकेशन। इंटरेस्ट सबका होता है, डेडिकेशन का कई बहुत कम लोगों की होती है। और थर्ड है, डी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है। देखिए डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ समय पे आना जाना नहीं होता, वो तो पंक्चुअलिटी है। डिसिप्लिन का मतलब जो मुझे समझ में आता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है फोकसिंग ऑन एसेंशियल्स, फोकसिंग ऑन एसेंशियल्स एंड अवॉइडिंग इनएसेंशियल्स। जरूरी काम को जरूर करना और गैर जरूरी कामों से बचना, इसका मतलब बंदा अनुशासित है, डिसिप्लिन में रहता है। अब आजकल क्या हो गया जी, इंटरनेट के कारण डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। मतलब बंदे के पास आजकल पूरे दिन का काम है, अगर कोई काम ना भी करता हो तो है, जो मतलब वेला होगा ना वो ज्यादा बिजी होगा आजकल। हाँ क्योंकि उसके हाथ में काम है 24 घंटे, उसने कोई सीरीज देखनी है, उसने कोई मूवी देखनी है, उसने कहीं कमेंट करने हैं, उसने कुछ ना कुछ करना है, राइट। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो ऐसे समय में अपने आप को इनसे दूर रखना अनुशासन है। भाई मेरा टारगेट हेल्थ है तो फिर मैं आज की जो मेरी वॉक है उसको अवॉइड ना करूं, है तो वो अनुशासन है।
कि जो जरूरी है मेरी हेल्थ के लिए उसको जरूर करूंगा, और जो जो चीजें मेरी हेल्थ को खराब करती हैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। जी। सो दैट इज डिसिप्लिन। एंड द फोर्थ डी इज डेडलाइन, समय सीमा। देखिए, जब तक हम किसी चीज पर समय सीमा नहीं डालते ना, तब तक हमारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये एक्टिवेट नहीं होता। तो जैसे ही आप किसी चीज पे डेडलाइन डालते हो, तो पूरा सिस्टम फिर उसकी तरफ जो है सीरियस हो जाता है। तो 4 डी। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे को आपकी एक बात याद आ गई कि जैसे आप बोलते हैं ना कि लोग कहेंगे होंगे कामयाब, तो कभी तो होंगे ही। कोई डेडलाइन ही वो नहीं हमारे है। हिंदुस्तान में गाया जाता है ना, हम हम होंगे होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन। कोई जरूरत ही हाँ, नहीं है, ना कोई कौन सा दिन डेडलाइन। वो नहीं बताते, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे एक दिन। वो एक दिन नहीं, कोई दिन तो तय करो, किसी काम का दिन तो तय करो, राइट? तो डेडलाइन इज इम्पोर्टेंट। ये बात आपने बहुत ब्रीक बातें बताई हैं और सिंपल बातें बताई हैं, और हमें समझ भी आती है, पर हम उस पे एक्शन कितना करते हैं वो ज्यादा ज्यादा वो उस पे निर्भर करता है कि हम अपने गोल पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। और एक बात इसके और। लिए देखो, ये जो आप कह रहे हो ना सत्येंद्र जी, एक्शन के लिए, इसमें लोग थोड़ी सी एक गलती क्या करते हैं, मेरे जैसे आदमी को सुन के या किसी की भी अच्छी बात सुन के ना, सबको अच्छा ही लगता है, और सब बंदे चाहते हैं कि मैं भी इसको कर लूं, इच्छा सबकी होती है। लेकिन एक गलती लोग क्या करते हैं कि जब बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं या किसी से इंप्रेस हो जाते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े एकदम से ड्रास्टिक वो ले लेते हैं गोल। हाँ? तो मैं अक्सर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, ड्रास्टिक आप ले लेते हो, मोटिवेशन अच्छी बात है, लेकिन कई बार अगर आपने अपना पिछला रिकॉर्ड देख लिया है कि मैं ले लेता हूं पर कर नहीं पाता हूं ना, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है, बजाय निराश होने के, टेक नैनो स्टेप्स। नैनो स्टेप्स, नैनो स्टेप मतलब आप ना छोटे छोटे एक्शन लो। जैसे हेल्थ की बात है, तो आप ये मत कहो कि मैं कल से जिम कर लूंगा और 2 घंटे जिम में जाऊंगा, या मैं 2 घंटे पार्क जाऊंगा, या मैं मीठा बिल्कुल बंद कर दूंगा, दारू बंद कर दूंगा, और कल से आप बिल्कुल संत हो जाओगे। ऐसे ना करो। आप ऐसा कर लो, आप सिर्फ ये कहो, जितने बजे मैं रोज उठता हूं उससे 20 मिनट पहले उठूंगा, बस जी। सिर्फ 20 मिनट पहले। और मैंने कुछ और नहीं करना है, बस मैंने 20 मिनट पहले उठना है, और थोड़ा सा अपने घर के ही अंदर कहीं बरामदे में, अपने लॉन में कहीं चलना है मैंने, बस कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। इसको करो हफ्ते के लिए। और आपको पता ना, जैसे ही आप सिर्फ बिस्तरा छोड़ दोगे, उसके बाद बाकी तो थोड़े बहुत हाथ आदमी हिला ही लेता है। तो बात बिस्तरा छोड़ने की है। लेकिन अब क्योंकि उसने कहा था कि मैं 1.5 घंटा करूंगा, तो बिस्तरा छोड़ते समय आता है, अच्छा 1.5 घंटा करने जाना है, वो बंदा जाता ही नहीं है। तो टेक नैनो स्टेप्स। आप मीठा बिल्कुल छोड़ो मत, चाय में 2 चम्मच चीनी लेते हो, 1 कर दो। ये भी वो लोग करें जो 45 साल से ऊपर के हैं। 45 से नीचे के हैं, उनको कोई जरूरत नहीं, आप 2 चम्मच शुगर लेते रहो, नो प्रॉब्लम, बाद में खुद ही कर दोगे। ओके, सो 1 चम्मच कम कर दो, बाद में पूरी बंद होने से अच्छा है, राइट? सो 2 रसगुल्ले खाते हो रात को, 1 खा लो। 4 पैग पीते हो, 3 कर दो। मैं थोड़ा जैसे ना मैंने एक बार आर्टिकल लिखा था कि सिगरेट नोशी जो है कैसे छोड़े, हम ना स्मोकिंग कैसे छोड़े, तो वो मैं थोड़ी रिसर्च की थी, आज से 20 साल पहले का ये बात है। तो उसमें जो मैं रिसर्च की थी और आर्टिकल में मेंशन की थी कि कैसे छोड़नी है आपने स्मोकिंग, है ना। तो स्मोक वो क्या कहते हैं कि आप ना अपनी जो फिंगर्स हैं इसमें पेंसिल ही रखो, बस छोटी सी पेंसिल रखो, आपको ऐसे लगता है कि जैसे मैंने सिगरेट पकड़ी हुई है। क्यों, जो चेन स्मोकर होते हैं उनको ऐसे रह नहीं सकते, है ना, उसके हाथ में होनी चाहिए। तो जहाँ आप क्या करते हैं, 1-2 कश लगाए और उसको फेंक दो। जहाँ फेंक दो और जहाँ ऐसे पकड़े रखो, पकड़ी हुई है, अगर मैं पेंसिल भी नहीं, आपने जरूरी सिगरेट ही करनी, तो दैट मीन छोटे छोटे जो स्टेप है वो करने में इजी होते हैं। तो आप जैसे एक सज्जन है यहाँ अपने इंग्लिश मोटिवेटर है, तो वो एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, जैसे आप बता रहे हो ना नैनो स्टेप। तभी मेरे को वो बात याद आई कि आप बड़ी पेंटिंग है जो उसको कैसे सीखते हो आप। वो एक स्केयर होता है ना, जैसे ग्राफ में होता है, तो एक ग्राफ वो बना लिया, वो नेक्स्ट बना लिया, तो ऐसे ऐसे करके आप बड़े पेंटर जैसी पेंटिंग बना सकते हो। तो अगर आप पूरी पेंटिंग, तो ये तो मेरे को बनाने नहीं आती, आप यही सोचो नहीं बनाने आती, तो आप बनाने की कोशिश ही नहीं करते। तो आप नैनो स्टेप से, जो आपने सही बात बताई है कि नैनो स्टेप से जो आप बड़ी चीज और बड़ा गोल, बड़ी अचीवमेंट, बड़ी सक्सेस जो ले सकते हैं। तो
जाते काफी आपका मैंने टाइम ले लिया, आपको सुबह सुबह जगाया भी पता नहीं आप कितने बजे उठते हैं, पर थैंक्स फॉर गिविंग टाइम और ये बातें बताई है। और जाते जाते ये मैं जरूर आपको पूछूंगा कि मेरे को दुखी राम और सुखी राम का जो फर्क है ना वो जरूर समझा के जाओ हमारे दर्शक जो है, कि दुखी राम और सुखी राम में क्या फर्क होता है। एक ही जगह पे रहते हैं, पर दुखी राम और सुखी राम में कैसे आप सुखी राम बन सकते हैं या दुखी राम बन सकते हैं सेम सिचुएशन में। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दुखीराम सुखीराम जो ये मंत्रा है, पहले तो ये ट्रेडमार्क मेरा नहीं है। दुखीराम सुखीराम जो है, जब मैं पहली बार आप लोगों को मिला था तो जिस संस्था में मैं था, तो उसके जो प्रमोटर थे डॉक्टर प्रमोद बत्रा, अब वो दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे जी। तो ये उनका बनाया हुआ एक मंत्रा था, सुखीराम और दुखीराम। तो वो दो मेंढकों की कहानी सुनाया करते थे। तो वो उस वहां से हमने ये सुखीराम दुखीराम पिक किया था। तो सुखीराम दुखीराम में देखिए जो फर्क है, जैसे कि आपने सही कहा है कि उसके आसपास की परिस्थितियां सेम है, लेकिन फर्क उसके ना यहाँ थॉट फैक्ट्री में है। और आप सब जानते हैं कि सुख और दुख हमारे अंदर महसूस होता है, बाहर थोड़ी है ना। तो जो फर्क है वो अंदर है, यहाँ उसके सोचने के तरीके में फर्क है। जैसे सुखीराम इसलिए सुखीराम है क्योंकि जो जो उसके पास है वो उसकी कदर करता है। वो ये नहीं कह रहा है कि बस इसके आगे मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जो उसके पास है ना उसकी कदर करता है। दुखीराम कौन है? जो भी उसके पास है वो उसको लगता है बकवास है। अपनी किसी चीज की कदर नहीं करता। मतलब शीशे में अपने को देखेगा, रोने लग जाता है कि यार मैं थोड़ा और गोरा होता, थोड़ा और लंबा होता, थोड़ा और या इस सन में पैदा हो गया होता, तो उसको इसमें दिक्कत है। वो अपने अपने घर वालों को देखता है, कहता है ये छांट छांट के मेरी जिंदगी में आए हैं। कंपनी को देखता है, जी बहुत अच्छी कंपनी थी, वहां मैंने इंटरव्यू दिया था, वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस कंपनी में हो रखा है वो कंपनी इसको ठीक नहीं लगती है। अच्छा, जिस देश में रहता है इसको वो देश नहीं अच्छा लगता, जिस कंपनी में रहता है इसको वो कंपनी नहीं अच्छी लगती। अब ये लोग भूल जाते हैं कि आप अपनी निंदा कर रहे हो, अपने परिवार की निंदा कर रहे हो, अपने देश की निंदा कर रहे हो, अपनी कंपनी की निंदा कर रहे हो। भूल जाते हो यही चीजें आपके पास हैं, यही चीजें आपके पास है। तो सुखीराम का जो सीक्रेट है वो क्या है? जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। खास है। जो दुखी राम है वो इसलिए दुखी राम है, वो कहता है जो भी मेरे पास है बकवास है। देखो, परफेक्ट दुनिया में कुछ नहीं है, कोई परफेक्ट कंट्री नहीं है, कोई परफेक्ट कंपनी नहीं है, कोई परफेक्ट फैमिली नहीं है, कोई परफेक्ट बंदा नहीं है। हमें जीवन में इम्परफेक्ट लोगों के साथ और इम्परफेक्ट चीजों के साथ रहना ही है, लेकिन उनको ठीक करो। पर ये मत एक्सपेक्ट करो कि किसी में कुछ गड़बड़ होगी ही नहीं। आप में भी है, मुझ में भी है, तो हमारे आसपास के लोगों में भी है, परिस्थितियों में भी है। अब देखो ना, परमात्मा ने भी थोड़े मजे लिए हुए हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 23 डिग्री टेम्परेचर के लिए बनी हुई है, लेकिन 23 डिग्री टेम्परेचर कभी होता ही नहीं है। अब हमारे दिल्ली में कभी ये 48 डिग्री चला जाएगा जून में, देखना। अब आजकल हम 2, 3, 4 डिग्री तक पहुंच गए थे, तो बंदे को समझ नहीं आता, मतलब मेरे से मजे ले रहा ऊपर वाला। ओ भाई, ऐसे ही है। जब सर्दी आती है तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन लो, गर्मी आती है तो कपड़े दूसरे तरीके के पहन लो। फिर चू चू ना करो। आइडियल परिस्थिति कभी नहीं होती, आइडियल पर्सन कभी नहीं होता, आइडियल सिचुएशन कभी नहीं होती। पर जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, उसकी बेकदरी ना करें। बाकी इंप्रूवमेंट के लिए तो पूरी जिंदगी लगती है सर। जी, ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और एक बात आपकी और भी है, जो एक्चुअली आपकी जो मतलब बहुत सारी बातें हैं, मैं अपने जीवन में उनको आधार बनाया हुआ है और बहुत लोगों के साथ बांटा भी है उसको अपनी टीम के साथ। क्योंकि मैं शुरू से ही, मेरे को तकरीबन 30 साल हो गए मार्केटिंग में ही हूँ, तो इसलिए काफी सारे लोगों से इंटरेक्शन होती है, तो उनके साथ भी शेयर आपकी बातें करते रहते हैं। तो जैसे पे लगे रहो पर लगन से, तो जो आपका जो मंत्र है वो ये पे लगे रहो और लगन से। तो क्योंकि लगे तो सभी हुए हैं, कहीं ना कहीं तो लगे हुए हैं, पर लगे रहो पर लगन से। तो सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला। और मैं जरूर चाहूंगा कि कोई ऐसी बात है जो आप आज शेयर करने की सोच रहे थे कि मैंने डिस्कशन में आई नहीं है, तो आप शेयर करना चाहते हो।
नहीं नहीं, आपने जो जो बातें पूछी हैं बिल्कुल अच्छी पूछी हैं जी। और अच्छी बात आपकी क्या है कि आपने बाकियों की तरह ये सेशन करने से पहले मुझे प्रश्न भेजे नहीं। आपने आपने सरप्राइज रखे हुए थे, तो मुझे तो अच्छा। बहुत अच्छा लगा जी कि मेरे को कुछ नहीं पता था आपने मेरे से क्या पूछना है। और बिल्कुल स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू होना है, तो स्पॉन्टेनियसली में तो मुझे वैसे भी बहुत मजा आता है जी, स्पॉन्टेनिटी में। तो आपका बहुत-बहुत आभार है, आपने मुझे मौका दिया अपने दर्शकों के साथ रूबरू होने का। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा जी, आप लोगों का ये नया साल अच्छा बीते। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आपको फिर तकलीफ देंगे, और आपका जो ज्ञान है हम चाहेंगे उसको जितना भी हम खींच सकते हैं कनाडा की और लोगों में बांट सकते हैं, वो हम जरूर कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू जी, धन्यवाद, नमस्कार जी। नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार।